डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। आप सभी जानते हैं कि गैसें पर्याप्त मात्रा में द्रव विलयनों के साथ मिश्रित होती हैं। ऐसा हम सामान्य हमारे डेली लाइफ के अंदर भी हम ऑब्जर्व करते चले आए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक दो ऑब्जर्वेशंस के साथ समझने की इसे हम कोशिश करते हैं। सोडा वाटर बॉटल का हम सभी ने उपयोग किया हुआ है। हम जैसे ही उसको थोड़ा सा हिला कर करके जब ढक्कन उसका खोलते हैं तो बड़ी तेजी के साथ में झाग के साथ में जो द्रव मिश्रण है या कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बड़ी तेजी के साथ बाहर निकल जाती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये एकमात्र ये है कि उस सोडा वाटर बॉटल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, उच्च दाब पर उस द्रव मिश्रण के साथ मिश्रित की हुई रहती है। इस वजह से वो बड़ी तेजी के साथ में उच्च दाब से कम दाब की ओर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिश्रित यानी कि घुली हुई रहती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा साधारण नल का पानी होता है, नॉर्मल टैप वाटर इज टेस्टी, यानी कि वो पानी पीने में हमें टेस्टी महसूस होता है, कुछ मीठा मीठा सा अच्छा सा महसूस होता है। परंतु यदि उसी पानी को आप उबाल करके यदि पिएंगे तो वो टेस्टलेस हो जाएगा। इसका मतलब कि उसमें उपस्थित जो गैसें हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, वो निकल चुकी हैं, तो वो जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। इसी प्रकार से समुद्री जीव जंतु पानी के अंदर बहुत गहराई में आसानी के साथ जीवित रहते हैं, तो इसका मतलब उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? यदि ऑक्सीजन पानी में यदि घुली हुई होगी तो वो वहीं से ही उस ऑक्सीजन को लेंगे। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल्स है जिनसे कि हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, गैसें जो है वो किसी न किसी मात्रा तक द्रव विलयनों के अंदर मिश्रित रहती है। तो यानी कि गैसेस आर मिक्स्ड वेल विद द लिक्विड्स। तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की इन लिक्विड्स में, उसको प्रेजेंट करने के लिए एक कोफिशिएंट, एक फैक्टर डिटरमाइन किया गया जिसे कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा का नाम दिया गया है। इसे कैसे परिभाषित करते हैं? इसका मतलब यह है कि The volume of a gas dissolved in unit volume of solvent, यानी कि किसी विलायक के एक इकाई निश्चित आयतन में किसी घुली हुई गैस का आयतन कब? जबकि एक एटमॉस्फेरिक दाब हो और नॉर्मल टेम्परेचर हो। यदि उसे एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कन्वर्ट कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट वॉल्यूम हमें प्राप्त होगा उसे हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक का नाम देते हैं। यानी कि अवशोषण गुणांक क्या है कि किसी इकाई आयतन वाले विलायक में जो किसी गैस का घुला हुआ आयतन है, कब? जबकि नॉर्मल टेम्परेचर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। उसे एनटीपी पर कन्वर्ट करने में जो वॉल्यूम प्राप्त होता है वो वॉल्यूम क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इन सॉल्युबिलिटी की टर्म में। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बुनसेन इन 1857, यानी कि सर्वप्रथम इसे बुनसेन नामक वैज्ञानिक ने 1857 के अंदर व्यक्त किया था। एग्जाम्पल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी कि सॉल्युबिलिटी फॉर सम गैसेस, जैसे गैसेस हैं H2, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ये सॉल्वेंट्स हैं अलग अलग। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी यदि हम कंपेयर करना चाहें H2 में तो 0.080 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर काफी अधिक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो सॉल्युबिलिटी है अल्कोहल में वो इतनी अधिक है, जबकि हाइड्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो सिर्फ 0.080 है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यानी कि गैसों की विलयनता को प्रभावित करते हैं? तो सर्वप्रथम नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, यानी कि गैस किस प्रकृति की है या विलायक किस प्रकृति का है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि गैसों की द्रव में विलयनता किस प्रकार की होगी। तो गैसेस विच रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, यानी कि ऐसी गैसें जो कि सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट कर जाएं और आयन बना ले तो वे आसानी के साथ सोल्यूबल होंगी। जैसे अमोनिया और H2O, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो अमोनिया गैस जो है वो H2O के अंदर हाईली सोल्यूबल है। इसी प्रकार से HCl जल के अंदर मिलकर के हाइड्रोनियम आयन, क्लोराइड एंड क्लोराइड आयन बनाती है, तो ये भी क्या है? अत्यधिक विलयशील होगी। इसी प्रकार से ऐसी गैसें जो आसानी के साथ द्रवित हो सकती हों, उनकी सोल्युबिलिटी भी द्रव के अंदर क्या होगी? अत्यधिक होगी। इसी प्रकार से ताप का प्रभाव यह है कि सामान्यतया ताप में वृद्धि से, जैसे 0 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री ताप में वृद्धि से जो गैसों की सॉल्युबिलिटी है
वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे अमोनिया की सॉल्युबिलिटी 1300 है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 710। आप सभी गैसेस के लिए देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाती है। नाउ इफेक्ट ऑफ डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, यानी कि इस विलयन में कोई अतिरिक्त इम्प्योरिटीज यदि उपस्थित है तो क्या होगा। जनरली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। कब? जबकि कोई आयोनाइजेबल कंपाउंड एज ए इम्प्योरिटी उपस्थित होगा। क्यों? क्योंकि वो जो आयोनाइजेबल कंपाउंड है उसके जो आयंस हैं वो क्या होंगे? सॉल्वेटेड हो जाएंगे, यानी कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उस आयंस को चारों ओर से घेरने में ही अपना अधिकतर अणुओं को क्या कर देंगे? दे देंगे। तो निश्चित रूप से जो गैसेज हैं वो क्या होंगी? वो वहां पर उस विलायक के अंदर घुल नहीं पाएंगी। इसी कारण से जैसे ही हम कोल्ड वाटर, इसमें सोडा वाटर में या कोल्ड ड्रिंक्स में थोड़ा सा भी सॉल्ट यानी कि आप नमक यदि डाल दो तो एकदम तेजी के साथ में, बुदबुदाहट के साथ में गैस निकलती है। तो उसका एकमात्र कारण ये है कि सोडियम क्लोराइड को हम जैसे ही डालेंगे तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन क्या करेंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने चारों ओर घेर लेंगे, यानी कि सॉल्वेटेड हो जाएंगे। तो जो गैस मॉलिक्यूल जो कि उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ में पहले बंधे हुए थे या उन्होंने घेर रखा था, तो वो फ्री हो जाएंगे, तो बड़ी तेजी के साथ में वो क्या होंगे? एकदम से निकलना शुरू हो जाएंगे। हेनरीज लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक का वो है कि हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम एक्चुअली गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है, यानी कि गैसों की जो द्रव में विलेयता है उस पर दाब क्या प्रभाव डालता है, उस चीज को व्यक्त करने के लिए हेनरी ने अपना नियम दिया था। और अमूमन हर दूसरे तीसरे साल के एग्जाम्स में ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हेनरी के अनुसार क्या है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ताप स्थिर होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ ए गिवन गैस, यानी कि किसी गैस की मात्रा दैट डिसॉल्व इन ए गिवन टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो सीधे सीधे समानुपाती होती है उसके पार्शियल प्रेशर के, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के जो कि उस द्रव के साथ साम्य अवस्था में मौजूद हैं। यानी कि गैस इन सॉल्वेंट एंड गैस इन गैसियस स्टेट, यानी कि ये जो गैस है इसका आंशिक दाब जो कि इस द्रव विलयन के साथ साम्य में उपस्थित है, तो जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो इस गैस के पार्शियल प्रेशर के आंशिक दाब के सीधे सीधे समानुपाती होती है। या यूं हम कहें m इज प्रोपोर्शनल टू kp या m बाय p बराबर k, जहां पर m अमाउंट ऑफ गैस दैट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि ये गैस की वह मात्रा है जो कि हमारे किसी विलायक की इकाई आयतन में घुली रहती है, और p प्रेशर है ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था पर पड़ने वाला दाब है, के कांस्टेंट है जिसे कि हम हेनरी के नियतांक के नाम से जानते हैं। यदि m इज प्रोपोर्शनल टू p होल्ड्स करेक्ट, यानी कि amount of gas dissolved is directly proportional to the partial pressure of the gas at equilibrium is correct, then there will be a linear relation between them. तो उनके मध्य एक रेखीय संबंध होगा, यानी कि दाब और विलयशीलता के मध्य एक सीधा संबंध होगा और विलयशीलता बढ़ती चली जानी चाहिए दाब के साथ साथ। और हम एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे जो कि ओरिजिन से पास होती हुई नजर आएगी। हेनरी के नियम को हम अल्टरनेटिव स्टेटमेंट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है घुली हुई गैस का आयतन दाब पर अनाश्रित होता है, अर्थात द वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि एक निश्चित आयतन वाले विलायक में घुली हुई गैस का जो आयतन है निश्चित ताप पर दाब पर निर्भर नहीं करता। कुल मिलाकर के सीधी सीधी बात यह है कि जो घुली हुई गैस का आयतन है वो दाब पर निर्भर नहीं करता, अर्थात दाब पर अनाश्रित होता है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गैस लॉ पीवी बराबर nRT, जहां n इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय m दैट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पीवी बराबर m बाय m RT, तो यहां से हमने v को सेपरेट कर लिया, तो v इज m बाय p RT बाय m, और m बाय p इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी का नियम है, लॉ है, और r गैस नियतांक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, m मोलर मास उस गैस का कांस्टेंट है, तो इसलिए ये सारी की सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, यानी कि जो आयतन है वो क्या है, दाब पर अनाश्रित होता है। दिस कैन बी सीन ऑल्सो इन द गिवन टेबल बिलो।
यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता के बारे में बात कर रहे हैं। ये अलग अलग दाब है, यानी कि दाब बढ़ता चला जा रहा है। तो जो घुली हुई गैस की जो मात्रा है 1 ml वाटर में, वो बढ़ती चली जा रही है, जो कि हेनरी के नियम के अनुसार है। लेकिन जो आयतन है, आप देखेंगे यदि, वो आयतन कांस्टेंट है, और यही हेनरी के नियम का अल्टरनेट फॉर्म है कि दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड डजंट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, यानी कि दाब पर आयतन निर्भर नहीं करता है। हेनरी के नियम की क्या सीमाएं हैं कि हेनरी का नियम निम्न परिस्थितियों में ही सही पाया जाता है कि एक तो दाब क्या होना है, अत्यधिक नहीं होना चाहिए, ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए, और जो विलयन है वो तनु होना चाहिए। दूसरी चीज कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑफ गैस, यानी कि गैस की जो आणविक स्पीसीज है वो गैसीय अवस्था में और सॉल्यूशन फेज में एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि गैस शुड नॉट रिएक्ट इन सॉल्यूशन, यानी कि वो विलयन अवस्था में उस किसी प्रकार की क्रिया नहीं करे, यानी कि न तो आयोनाइजेशन हो न डिसोसिएशन हो। इंपॉर्टेंट क्या है, दिस लॉ फेल्स फॉर HCl एंड NH3। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि HCl और NH3 वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, आयोनिस्ट को वो बना देती हैं, तो इस वजह से ये उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन HCl और NH3 के बेंजीन में सॉल्यूशन पर यह नियम अच्छे से लागू होगा। इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्यूशन ऑफ मेनी गैसेज इन वन सॉल्वेंट, यानी कि एक ही विलायक में यदि दो या अधिक गैसें यदि घुली हुई हैं, तो दिस लॉ अप्लाइज इंडिपेंडेंटली फॉर एवरी गैस। तो यह जो नियम है वो हर गैस के लिए स्वतंत्र रूप से लागू होता है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ एवरी गैस, यानी कि हर गैस की जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करेगी, ऑन देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, उनके स्वयं के आंशिक दाब पर। और इसीलिए हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, हर गैस के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हमने हेनरीज नियम के बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड मिक्सचर्स के बारे में, जो कि 2 या 3 प्रकार के लिक्विड मिक्सचर्स हो सकते हैं, कंप्लीटली मिसिबल, इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।